और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आज का हमारा टॉपिक है। आपने पॉकेट मनी प्रोग्राम में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, बट हम इसमें थोड़ी सी कुछ नई चीजें पढ़ेंगे कि भाई एग्जैक्टली एसआईपी का मतलब होता है क्या, एसआईपी काम कैसे करता है। आपने पॉकेट मनी प्रोग्राम में जो पढ़ा था वो तो थोड़ा सा कंसाइज था, ये थोड़ा सा और ब्रॉड होगा। तो हम दो बातें समझेंगे कि भाई कैसे इंसान एसआईपी स्कीम में पैसा लगाता है और अल्टीमेटली उसका पैसा कैसे आगे मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी इन देयर क्लासबुक कॉपीज पुट द हेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इन विच वी लर्न अबाउट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चिल्ड्रन, कैसे एसआईपी आपको पैसा कमा के देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान के पास, लेट अस से द पर्सन इज मिस्टर एक्स, और उसके पास कुल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने को हर महीने हैं, एंड मान लेते हैं कि किसी कंपनी का, लेट अस से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का शेयर फॉर एग्जाम्पल 4,200 रुपए का है एक शेयर। चिल्ड्रन, तो ये 10,000 रुपए में शायद 2 शेयर ही खरीद पाएगा, 200 पर शेयर नहीं खरीद पाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि भाई टाटा मोटर्स का शेयर लेट अस से 3,600 रुपए का है, तो लगभग 3 शेयर खरीद पाएगा, 3 से ऊपर तो नहीं खरीद पाएगा। इफ आई से कि भाई अडानी पावर का शेयर एज ऑफ टुडे 250 रुपए का है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 10,000 रुपए में 250 वाले कितने शेयर खरीद पाएगा? 40 शेयर खरीद पाएगा। बट प्रॉब्लम इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में एक है, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मारुति सुजुकी का शेयर का प्राइस बढ़ा, ये बेच के पैसा कमा लेगा। टाटा का प्राइस बढ़ा, ये पैसा कमा लेगा। अडानी का प्राइस बढ़ा है, पैसा कमा लेगा। अगर इससे कुल 3-4 कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं, इज इट पॉसिबल कि ये हर कंपनी के 10-10, 20-20, 50-50 शेयर खरीद पाए? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 4,200 का एक शेयर मारुति का है, 3,600 का एक शेयर मान लीजिए टाटा का है, एक एक शेयर भी इनके खरीदेगा तो इसके 7,800 रुपए तो इसी में लग गए। बचे कितने बेचारे के पास? 2,200 रुपए। हार्डली 9 शेयर ये अडानी के खरीद पाएगा। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इसके पास कुल मिला के 11 शेयर हैं बस। एक शेयर मारुति का है, एक शेयर टाटा का है, और 9 शेयर अडानी के हैं। ये कंपनीज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इससे प्रॉफिट होगा, और नहीं तो घट गए तो लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब इसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मार्केट में नहीं मिल पा रहा। इज दैट अंडरस्टूड? फाइन, पक्का? बहुत ज्यादा एक्सपोजर इसे नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इसे नहीं मिल पा रहा है। तो इस इंसान ने सोचा कि कुछ डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिंग की जाए, तो इसकी मुलाकात मिस्टर एमएफ से हो गई। अब मिस्टर एमएफ इसे एक स्कीम बताते हैं, और स्कीम कुछ ऐसे चलती है कि भाई एक इंसान मेरे को 10,000 रुपए दे दे, और ऐसे 1,000 लोग अगर मेरे को मिल जाएं, तो इट्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितना पैसा हो गया चलन? 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में किया जाए तो बहुत ढेर सारी जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेट अस से 1 करोड़ रुपए में इसने 40 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए, गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेट अस से 30 लाख रुपीस, और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेट अस से द अनदर 30 लाख रुपीस। कितना हो गया टोटल मिला के? 1 करोड़। तो 40 लाख रुपए जब इसके पास शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए होगा, और मारुति का एक शेयर अगर 4,200 का भी है, तो ये कम से कम हजारों शेयर खरीद सकता है, क्योंकि भाई 40 लाख रुपए इसके पास। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर नॉट? मारुति के शेयर का भाव मान लीजिए गिर भी गया, हो सकता है गोल्ड का भाव बढ़ जाए। बॉन्ड में तो ज्यादा नुकसान होता ही नहीं, डिबेंचर्स में, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। बट जिस बेचारे के पास कुल 10,000 रुपए ही है, क्या वो बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं, प्रॉपर्टी बाजार में 5 करोड़ रुपए की है, आप कितनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे 5 लाख रुपए में? शायद एक 2x2 की टाइल रखने बराबर भी ना खरीद पाए। बट 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो सौदा कर रहा है, आप उसको अपना 5 लाख दे दीजिए कि भाई तुम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने की हैसियत रखते हो, मेरे पास तो 5 ही लाख है, लो मेरा 5 लाख तुम अपने 5 करोड़ में लगवा लो। वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब 5.5 करोड़ की होगी, तो आपका 5 लाख भी तो 5.5 लाख हो जाएगा। ऐसे तो आप प्रॉपर्टी खरीदने लायक थे नहीं, बट किसी के साथ मिलकर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपके रिटर्न्स उतने ही परसेंट पे होंगे जितने उस प्रॉपर्टी के रिटर्न्स हो रहे हैं। बातें सुनाई समझ में आ रही है सबको? पक्का? तो अब मान लीजिए
कि 1 साल के बाद ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेटस से हो गया 1 करोड़ 13 लाख रुपए का, तो 13 लाख रुपी एज अ परसेंटेज ऑफ 1 करोड़ इज व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 13%। ये जो मिस्टर MF है, इसने 2 लाख रुपए अपने खाने पीने के लिए रख लिया, तब भी लोगों का 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 11 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 11 लाख रुपए का रिटर्न आया चिल्ड्रन, कितने परसेंट हो गया? कोई बैंक भी 11% इंटरेस्ट नहीं देता FD पे आपको, गॉट इट क्लियर? 11% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आपका ये 10,000 रुपए भी कम से कम आपको 1100 रुपए कमा के दे जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये तो कहानी थी कि भाई अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नजर नहीं रख सकते, आपके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा सीक्रेट न्यूज नहीं है, या है भी तो आपको उतना एनालिसिस करना नहीं आता है, तो आपके लिए आसान तरीका है टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, इधर यू इन्वेस्ट इन लमसम वन टाइम, जब पैसा है लगा दो, जब नहीं है चुपचाप बैठो, कल को फिर आएगा फिर पैसा लगा देना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। गॉट इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप इसी म्यूचुअल फंड को चिल्ड्रन रेगुलरली एक गिवन टाइम इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं, इट कुड बी एवरी वीक, इट कुड बी एवरी मंथ, इट कुड बी एवरी क्वार्टर, हर 3-3 महीने पे आप पैसा लगा रहे हैं, आप हर महीने एक फिक्स डेट को पैसा लगा रहे हैं, आप हर हफ्ते पैसा लगा रहे हैं, तो इस सिस्टम को एक नाम दे दिया गया है हमारे फाइनेंस के पढ़ाई में, टाइटल्ड एज व्हाट? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस प्लान का सबसे अच्छा मैथमेटिकल एडवांटेज क्या होता है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह, एनालिसिस वगैरह के झंझट में फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। योर मनी इज इन प्रोफेशनल हैंड्स। जमाने थे जब पापा मम्मी की, चाचा चाची जी की शादी हुई तो मौसा जी 1 हफ्ते 15 दिन पहले बुआ जी लोग आ जाते थे और पूरे शादी की तैयारियां करते थे। आज की इतनी भागती दौड़ती कॉम्प्लेक्स लाइफ में बच्चों, क्या किसी भी फूफा जी, मौसा जी, बुआ जी के पास इतना समय है? बिल्कुल भी नहीं। तो वी गेट इन टच ऑफ हुम? हम इवेंट मैनेजर्स को पकड़ लेते हैं। तो अगर आपकी शादी का बजट 50 लाख रुपए का है, तो आप 50 लाख में उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा अरेंजमेंट इवेंट मैनेजर कर देगा। सर कैसे? इवेंट मैनेजर ने एक जगह ली हुई है जहां पे उसने खूब सजावट वगैरह की हुई है, तो उसने तो कपड़ा एक ही बार खरीदना है, फूल वो एक बार खरीदेगा तो 2 दिन शादी में तो लगभग, या चलिए मान लीजिए फूल अगर फ्रेश भी आएंगे, तो उसने कपड़ा पूरा सजाने का टेंट का एक बार ले लिया। आपको अगर टेंट सजवाना है स्पेसिफिकली किसी ग्राउंड में, तो आपको तो कपड़े की कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी, बट इवेंट मैनेजर उसी कॉस्ट को 15 शादी से वसूल लेगा कम से कम, तो उसकी लागत कम आएगी। आपके पापा मम्मी जाए किसी शोरूम में गोल्ड खरीदने के लिए, शॉपकीपर वुड से भाई आई विल बी टेकिंग 35% एज मेकिंग चार्जेस। इवेंट मैनेजर ने उस ज्वेलरी शॉप वाले से खास अग्रीमेंट किया कि भाई तुम्हारे पास तो कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे वो तुम जानो, बट मैं गारंटी देता हूं साल भर में 50 कस्टमर तुम्हारे पास लेके आऊंगा, बट तुम्हें मेरे को 3% कमीशन देनी पड़ेगी और जो मेकिंग चार्ज होगा वो 25% लेना पड़ेगा बस। ज्वेलरी शॉप वाले को क्या लग रहा है, ठीक है 35 का 28 हो रहा है, 35 का 28% में कस्टमर से लूंगा इंस्टेड ऑफ 35%, मेरा 7% का नुकसान जरूर है। नुकसान कैसा है? गोल्ड की प्राइस पे पहले 35% लेते थे, अब गोल्ड की प्राइस पे 25 लेंगे जिसमें से 3 देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी नेट कितना बच जाएगा? 25% कस्टमर से मेकिंग चार्ज लिया, 3% कमीशन दे दी इवेंट मैनेजर को, कस्टमर लेके आया, वो कितना बच गया? 22%। ऐसे कितना बचता था? 35%। ठीक है 13% प्रॉफिट कम है, बट कस्टमर भी तो ढेर सारे आ रहे हैं, इवेंट मैनेजर गारंटी भी तो कर रहा है, प्रॉमिस भी तो कर रहा है। यही इवेंट मैनेजर सब्जी वाले से भी सौदा कर लेगा, भाई तुम आलू बेचते हो 30 रुपए किलो, मैं अपने इवेंट्स के लिए अपने क्लाइंट्स की शादियों में जब आलू खरीदूंगा तुम्हें मेरे को 25 रुपए में देना पड़ेगा। सब्जी वाला कह रहा है कोई बात नहीं, 5 रुपए किलो सस्ता जरूर बेचना पड़ रहा है, हम 24 का आलू खरीद के बाजार में 30 में बेचते हैं, इसको 25 में भी देना पड़ रहा है, ये तो मेरी एक्स्ट्रा सेल है ना, ये तो मेरी रोजमर्रा की दुकानदारी है नहीं, और कस्टमर इसके पक्के हैं। तो इवेंट मैनेजर आपके उतने ही पैसे में आपकी शादी और अच्छे से करवा देगा। दैट्स व्हाई वी हायर इवेंट मैनेजर्स। तो यहाँ के जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज, क्योंकि ये इवेंट नहीं मैनेज करते, ये पैसा मैनेज करते हैं, दैट इज फंड मैनेज करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फंड मैनेजर। सर फंड मैनेजर बनते कैसे हैं?
भाई पहले तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन वगैरह तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा एमबीए वगैरह करना पड़ेगा, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप NISM के म्यूचुअल फंड के AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के एग्जाम होते हैं। वो एग्जाम जब आप देंगे तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, प्लस आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए कि कैसे हमको पैसे को मैनेज करना है। लॉजिक समझ में आ गया? तो मिनी ज्ञान मैं दे रहा हूं, मैक्रो ज्ञान समय आते आपको मिलेगा। तो अब आप हर महीने जब इन्वेस्ट करेंगे पैसा चिल्ड्रन, देन द रूट इज कॉल्ड एज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये बड़े सिंपल और सपोर्टिव तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल आई वॉन्ट एवरीबडी शुड राइट इन देयर कॉपीज। टेक एन एग्जाम्पल कि आपने हर महीने जनवरी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। पीरियड ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, and every month you are investing ₹5,000 each। और आपका 5,000 रुपए अगर शेयर खरीदने को निकले तो शायद मारुति का एक शेयर मुश्किल से खरीद के घर वापस आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? बट ये पैसा जब लाखों हजारों लोगों के साथ लगा होगा तो 5,000 हो सकता है 500 करोड़ भी हो जाए, तब वो ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 करोड़ रुपए का, मान लीजिए बच्चों 1 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो सो कॉल्ड कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे किया जा रहा है। क्या उसकी प्राइस होती है बता रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, हमने बोला कि हम 1 यूनिट का दाम रखेंगे 100 रुपए। कितना? तो अगर 1 करोड़ को हम 100 से डिवाइड कर दें तो 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख यूनिट्स आ गई। कितनी? 1 लाख यूनिट्स आ गई। लॉजिक समझ में आ गया? और ये स्कीम हमने स्टार्ट की लेट अस से ऑन 18th ऑफ दिसंबर 2022, और आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोची फ्रॉम जनवरी 1 2023। सुनाई पड़ी मेरी बातें? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 1 लाख। और यूनिट की जो बेस वैल्यू है उसे हमने डिफाइन किया 18 दिसंबर को। कितना? 100 रुपये। इतनी बात समझ में आती है? अब 18 दिसंबर को 1 लाख यूनिट 100 रुपए के भाव से 1 करोड़ रुपए की हो गई। 18 दिसंबर को मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया। 31 दिसंबर 22 को ये जो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 1 करोड़ का, ये हो गया बच्चों 1.05 करोड़, मतलब 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख, तो 5 लाख रुपए 1 करोड़ का कितने परसेंट होता है? 5%। तो आपकी जो बेस वैल्यू थी अब ये 100 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई? इस बेस वैल्यू को हम नाम देते हैं नेट एसेट वैल्यू। व्हाट? तो मैं यहां पे कुछ एनएवीज लिख रहा हूं। जनवरी में एनएवी थी 105 रुपए। समझ में आ गया एनएवी कैसे डिफाइन होती है? जब जब मार्केट बढ़ेगा बच्चों एनएवी बढ़ेगी, और जब जब मार्केट घटेगा एनएवी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। समझ में आ गया? तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट हैम्पर। इट इज जस्ट अ हैम्पर। इसमें चॉकलेट भी है, चिप्स भी है। चॉकलेट का भाव बढ़ेगा तो फायदा, चिप्स का भाव घटा तो नुकसान। चॉकलेट खाने का मन किया तो बेनिफिट, चिप्स खाने का मन नहीं किया तो नुकसान। चिप्स का भाव बढ़ेगा तो फायदा, चॉकलेट का भाव बढ़ेगा तो फायदा, और अगर जूस का भाव गिर गया तो नुकसान। ओवरऑल लॉन्ग टेन्योर में जनरली आपको नुकसान होने की उम्मीद नेग्लिजिबल है। तो लेट अस से कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स हर महीने कितनी खरीदी, जरा 5,000 को 105 से डिवाइड करिए एंड लेट मी नो क्या वैल्यू आएगी। 47.61। अब मान लीजिए फरवरी में एनएवी 112 रुपए हो जाती है, तो आपका 5,000 रुपए 112 रुपए वाली जो यूनिट्स खरीदेगा तो ये हो गया 44.64 रुपये। मान लीजिए मार्केट में थोड़ा मार्च में रिसेशन आया और एनएवी 109 रुपए हो गई, तो आप यूनिट्स खरीदेंगे 45.87। 114 रुपए एनएवी हो जाती है बच्चों,
अप्रैल में, तो यूनिट आप खरीदेंगे 43.85। यहाँ पे एनएवी मई में हो गई 117 रुपए, तो आप यूनिट्स लेंगे 42.73। 122 रुपए जून में एनएवी हो जाती है, तो आप यूनिट्स ले पाएंगे 40.98। जुलाई में रशिया यूक्रेन की वॉर की सिचुएशन आ गई और यूनिट धड़ाम से गिर के 102 रुपए की हो गई, 49.01। हालात बद से बदतर होते गए, मार्केट गिरता गया, यूनिट प्राइस एनएवी कम होती गई। बट दुख की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी एनएवी जरूर गिर रही है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको मिल रही है वो ज्यादा मिल रही हैं। मान लीजिए अगले महीने फिर ये गिर के 97 हो गया, तो आपको यूनिट्स मिलेंगी 51.54। इंडिया की दखलंदाजी हुई, वॉर लाइक सिचुएशन कंट्रोल होने लग गई, 110 रुपए यूनिट प्राइस फिर पहुंच गया अचानक से। अगले महीने मान लीजिए लेटेस्ट से 110 से बढ़ के ये 116 रुपए हो जाता है। तो एक रिश्ता आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जब जब एनएवी गिरती है चिल्ड्रन, तब तब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाती हैं। मान लीजिए 124 रुपए भाव हो गया, तो आपको यूनिट्स मिलेंगी 40.32, और अगले जनवरी 2024 में भाव था 128 रुपए का। कितने का? 128। और आज आप सोच रहे हैं चलो इन सारी की सारी यूनिट्स को बेच दिया जाए, तो इन सब यूनिट्स का जरा टोटल कर लेते हैं। The total lands up to be 545.36 यूनिट्स, और आपने इन्हें 128 रुपए के भाव से बेच दिया। आपको मिला 69,806 रुपीज। और आपने बच्चों लगाया कितना पैसा था? 12 महीने में 5,000 के हिसाब से हाउ मच? 60,000। व्हाट इज योर गेन? 9,806 रुपये आपने कमाया। कितने पैसे लगा के? 60,000 रुपी। तो लेट्स कैलकुलेट 9806, 60,000 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? आंसर इज 16.34। बट चिल्ड्रन दिस इज एब्सोल्यूट रिटर्न, डोंट कंपेयर इट विद द बैंकिंग रिटर्न्स। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर। आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन। वैल्यूज करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारी वैल्यू 69 जो थी वैल्यू रिटर्न की 6908 तो पूरी वैल्यू थी। 9806 जो वैल्यू थी वो कितने परसेंट पे आती है? लेट्स सी। तो आप सबसे पहले मंथली डिपॉजिट वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? 5,000। और कितने महीने आपने इन्वेस्ट किया पैसा? तो देखते हैं, 13% के हिसाब से तो वैल्यू आई नहीं, 18% के हिसाब से भी नहीं आई, 22% के हिसाब से भी नहीं आई, 24% के हिसाब से भी नहीं आ रही है, 26% के हिसाब से भी नहीं आ रही, 28% में कितना आ रहा है? 69,347। और हमारा कितना आ रहा था? 29% पे भी नहीं आया। 31 पे देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। 30% पे भी नहीं आ रहा। 29.5 पे कितना आ रहा था? 69,806। तो 29.25 पे नहीं आएगा, 29.35, 806 आ रहा था। चलिए, तो ये क्रैक कर गया। यस, 29.34% का रिटर्न है, क्योंकि ये जो आपने एनुअलाइज्ड निकालना है, जो दिसंबर वाला 5,000 है वो तो झट से बढ़ गया। जनवरी वाले को बढ़ने में तो 12 महीने का टाइम लगा। नवंबर वाला 2 महीने बाद बढ़ा, क्योंकि आपने जनवरी में पैसा लगाना स्टार्ट किया, दिसंबर तक लगाया और अगली जनवरी में पूरा निकाल लिया। तो जनवरी 23 का जो पैसा है वो 12 महीने तक इन्वेस्ट हुआ। फरवरी वाला तो कुल 11 ही महीने इन्वेस्ट हुआ। मार्च वाला तो कुल 8-9 महीने इन्वेस्ट हुआ। गॉट इट क्लियर? और नवंबर वाला तो कुल 2 महीने, जनवरी में तो वापस मिल गया। तो आपके जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो कितने परसेंट के हैं चिल्ड्रन? 29.34
अगर हम यील्ड की बात करें तो 31.49% का यील्ड आता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप एसआईपी किसी भी तरह की ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। मैथ्स ऐसी है कि बाजार घटेगा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे ही होंगे। थोड़ा सोच समझ के अगर इन्वेस्ट कर दिया, 2-4 लोगों से अच्छे प्लान्स के बारे में पूछ के अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो रिटर्न आपको 22%, 20% का मिल जाएगा। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड होराइजन, इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व कि आपको एसआईपीज या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर ठीक ठाक तरीके से किए गए हों, तो 12-14% का रिटर्न देके जाते ही जाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, एक बार जो इंसान पैसा इन्वेस्ट करे, वो कभी ना एक्सपेक्ट करे कि उसे 12% मिलेगा। उसे 120% मिल सकता है, उसे 1% भी नहीं मिल सकता, कुछ भी हो सकता है। बट एसआईपी में बिकॉज यू इन्वेस्ट एवरी मंथ, तो आपके पैसे के नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सुनाई पड़ी बात? सबको बातें समझ में आ गई कैसे एसआईपी काम करती है बच्चों? सो इट इज पॉसिबल, आपको बहुत ढेर सारा पैसा एक साथ लगाने की जरूरत नहीं होती है। रिटर्न्स आपको लॉन्ग रन में बेस्ट मिलेंगे एंड आप मिनिमम 500 रुपए भी महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर पैसा कैसे देना होता है? या तो आप हर महीने चेक काट के दीजिए, या तो हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट एप्स आते हैं, आप उससे इन्वेस्ट करिए, या आप किसी सो कॉल्ड फंड एडवाइजर से मिलिए। फंड मैनेजर आपको नहीं मिलेगा, फंड एडवाइजर से मिलिए। वो आपसे एक चेक ले लेगा और ईसीएस फॉर्म पे साइन करा लेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, और पूछेगा भाई साहब किस डेट को आप पैसा कटवाना चाहते हैं। तो आप कोई भी डेट महीने की चूज कर लीजिए। तो मेरे केस में इट इज 28th ऑफ एवरी मंथ। बट 90% से ज्यादा लोग इस कंट्री में या हर देश में एसआईपी में पैसा मंथ के स्टार्ट में लगाते हैं। क्यों? अरे सैलरी आई, इनकम स्टार्टिंग में हुई, चलो पैसा कटवा दे। मेरे थोड़ा सा अपना वेमेन फैंसीज है। 28 तारीख सर महीने की एंड वाली डेट आपने क्यों चुनी? क्योंकि एंड में मार्केट में जनरली इन्वेस्ट करने वाले लोग स्टार्टिंग के कंपेयर में कम होते हैं, क्योंकि लास्ट के मंथ में पैसा कम बचता है लोगों के पास। तो जब लास्ट में लोग कम होंगे खरीदने वाले, तो मार्केट में बाइंग भी कम होगी। बाइंग कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ जनरली नहीं होगा। आई रिपीट, जनरली नहीं होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेनी कोलीग्स आर देयर ऑफ माइन, मेनी फ्रेंड्स आर देयर, जिनका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट मंथ के स्टार्ट में होता है और मेरा मंथ के एंड में। अमाउंट भी मोर और लेस सेम होता है, बट उनके और मेरे रिटर्न में 5 से 6% का डिफरेंस है। आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट दे आर अर्निंग। रीजन इज सिंपल, वो स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, उस समय तो सबके पास पैसा होता है, तो मार्केट में डिमांड भी ज्यादा होती है, इसलिए दाम बढ़ा होता है। और एंड में डिमांड कंपैरेटिवली मंथ के स्टार्ट से कम होती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक मेरा सुपर स्टेशन है जिसके हिसाब से मैं चलता हूं, और ये सुपर स्टेशन मेरे को पिछले 3 साल में काफी फायदा भी दे चुका है। यहाँ पे आप 2 तरह के ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट होता है, तो आपका फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी का पर्सन डिसाइड करता है आपका पैसा, वो जहां पैसा लगा रहा है उसे डिविडेंड मिलता है। अब आप डिविडेंड लेना चाहते हैं कि री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन, हमेशा जब आपकी एज कम हो, री इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, जो इनकम हो वो भी इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपको अभी इनकम की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो डिविडेंड पे आउट प्लान, पेंशन प्लान, ये सब उनके लिए अच्छे हैं जिनकी कोई कमाई नहीं है। तो व्हेन यू रिटायर आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, तब आप अपने फंड का ढेर सारा पैसा निकाल के ऐसी जगह लगा दीजिए जहां पे आपको हर महीने कुछ पेंशन मिल जाए। तो ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो ये पोस्ट डेटेड चेक का सिस्टम लिखा जरूर है, बट डेफिनेटली कोई भी फंड एडवाइजर आपको ये सलाह नहीं देगा। आपने चेक दिया, साइन मिसमैच हो गया वगैरह वगैरह, पैसा मार्केट में सही टाइम पे नहीं इन्वेस्ट हो पाया, तो आप रिटर्न से बिना लाइफ बॉय के हाथ धो बैठेंगे। समझ में आ गई बातें कैसे एसआईपी चलती है? और इस सिस्टम को हम बोलते हैं चिल्ड्रन रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। व्हाट? तो देखिए, हर महीने आपने 500-500 रुपए इन्वेस्ट किया, एनएवी यहाँ 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 12 रुपए, सारी यूनिट जोड़ लेते हैं। 150, 183.33 एंड 183.33 में 41.06 और जोड़ लीजिए, टोटल यूनिट्स कितनी आ गई? और मान लीजिए इन द मंथ ऑफ मे, लेट अस से एनएवी 13 रुपए है, जरा इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2913
17। आपने कुल पैसा कितना लगाया था? 2000। कितना कमा लिया? 917 रुपए। अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 917 रुपए 2000 का कितना परसेंट होता है? चलो आंसर। 917 रुपए 2000 रुपए का कितना परसेंट होगा? इट्स अप्रोक्सीमेटली 46%। ये तो 4 महीने में पैसा कमाया। साल तो 12 महीने का होता है। 46% का रिटर्न तो 4 महीने मिला ना। 12 महीने तो हो गया 135% का रिटर्न। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे से कैलकुलेट कर ले तो ये रिटर्न 100% पार कर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि ये वाला 500 रुपए 5 महीने लगा है, बट ये वाला 500 तो कुल 1 महीने ही लगा हुआ है। अप्रैल में पैसा लगाया और मई में आपने इनकैश कर लिया। तो एसआईपी कैसी भी हो, 12-14% का रिटर्न मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओके। और जब मार्केट गिरे यू शुड फील वेरी हैप्पी। क्यों? बिकॉज हायर यूनिट्स यू गेट। और जब मार्केट बढ़े तो भगवान से प्रार्थना करो ऐसा ही होता रहे जब मेरा बेचने वाला दिन आए। ओके चलिए। सो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैरीज मोर रिस्क देन एसआईपी। सर ऐसा कैसे? मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने ये रूट फॉलो किया एसआईपी वाला, और मिस्टर वाई ने पूरा का पूरा 2000 रुपए कब इन्वेस्ट किया? इन द मंथ ऑफ मार्च। इन द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज डिवाइड 2000 बाय 15। इसको कुल 133.33 यूनिट्स मिलेंगी। और हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे 500-500, तो हमें टोटल कितनी यूनिट्स मिली? 224। तो दोनों ने 2-2 हजार लगाए, बट हमने एक सिस्टम फॉलो किया। वाई ने सिस्टम फॉलो नहीं किया। वाई अपनी 133.33 यूनिट्स जब 13 रुपए के भाव से मई के महीने में बेचेगा तो इसको कितना मिलेगा? 1733। बेचारे ने लगाया कितना था? 2000। इसे तो लॉस हो गया। हमने भी 2000 लगाया, बट हमने तरीके से लगाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? आपने अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, मार्केट नीचे गई, आप ऊपर गए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए है और पूरा पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, मार्केट नीचे जाएगी, आप ऊपर चले जाएंगे। बट अकलमंद इंसान ने 10 करोड़ रुपए में कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, कुछ स्टॉक्स में लगा दिया, कुछ गोल्ड में लगा दिया। ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो भाई लोग पैसा कहाँ, च्यवनप्राश तो खरीद नहीं लेंगे बैद्यनाथ का। दे विल इन्वेस्ट ईदर इन गोल्ड और दे विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो गोल्ड और रियल एस्टेट के दाम तो बढ़ेंगे ना, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा कम से कम। तो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट और बास्केट। तो नेवर पुट ऑल योर मनी इन स्टॉक मार्केट, पुट इट इन डाइवर्सिफाइड एरियाज। समझ में आया? ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि लोग खो ना जाएं। नहीं नहीं, सर ने बोला स्टॉक मार्केट, सर बुरा मान जाएगी अगर पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, स्टॉक मार्केट बुरा मान जाएगी, और मार्केट नीचे गई तो आपका पूरा खानदान बुरा मान जाएगा। तो कभी भी अपना पूरा पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। ऑलवेज पुट इट इन डाइवर्सिफाइड एरियाज। और गोल्ड का मतलब ये नहीं कि बहू के लिए एक महंगा वाला सेट खरीद लिया तनिष्क से, वो तो और बड़ी बेवकूफी का काम है। गोल्ड का मतलब गोल्ड बार्स खरीद सकते हैं आप, बट अगेन उसमें स्टोरेज का रिस्क है, स्टीलिंग का रिस्क है, आपको वॉल्ट के लॉकर के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं, बट अगेन गोल्ड इज नॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट। कभी कभी लगता है सर 57,800 हो गया, अरे 2 साल लग गया 46,500 से 57,000 आने में। हाँ, बट अगले साल भर में ये 65,000 रुपए तक इजिली पहुंच जाएगा। तो गोल्ड ऐसे ऐसे चलता है, कभी थोड़ा थोड़ा चलेगा, फिर एक बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा चलेगा, फिर एक बढ़ जाएगा। तो इसलिए गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सिंगल असेट क्लास कभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, आई डू नॉट से कि एक कंपनी का शेयर, आई से कि मल्टीपल अलग अलग सेक्टर। आईटी कंपनी में पैसा लगाइए। अब जिन लोगों ने कोविड टाइम में मारुति का शेयर खरीदा वो मोस्ट जीनियस लोग थे, क्योंकि उस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर का बाजा बजा हुआ था, बैंड बजा हुआ था, फैक्ट्रियां बंद थी, प्रोडक्शन कम था, या था ही नहीं बेसिकली लॉकडाउन में। तो शेयर प्राइसेस वर वेरी डाउन। अब फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, तो अगले 10 साल एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में।
बैटरी बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, आप एक्साइड का शेयर आज खरीद लीजिए, डावाडोल स्थिति में है, 10 साल में 5 गुना पैसा आपको देके जाएगा कम से कम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो हाउ नॉट टू लूज मनी, कैसे पैसा ना गवाएं। प्लीज पुट द हेडिंग, हाउ नॉट टू लूज मनी। कुछ बातें ही करनी है इसमें। सो अपडेटिंग oneself with the current happening is must for every investor, as he will then be aware of various events in the financial markets. तो टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहिए। घर में मम्मी भी सब्जी कढ़ाई में चढ़ाने के बाद क्या भूल जाती हैं? स्टर करना पड़ता है बीच बीच में, ताकि कढ़ाई में सब्जी नीचे चिपक ना जाए। फेविक्विक तो नहीं लगाई सर, तो कैसे चिपकेगी? बिना फेविक्विक के भी चिपक जाती है कभी कभी सब्जी। तो यहां पे भी पोर्टफोलियो को स्टर करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? You should make a habit of analyzing how your investments, valuing your investments and rebalancing your portfolio. Portfolio मतलब group of investments where you have put your money. तो अगर आपको लग रहा है पिछले 5 साल से सो एंड सो म्यूचुअल फंड में या कंपनी का पैसा लगाया हुआ था इसमें और 4% पर एनम की ग्रोथ है, अरे अब इसको हटाओ, ये बेकार इन्वेस्टमेंट है, एंड लेट अस पुट द इन्वेस्टमेंट इन सम अदर एरिया। तो ये रीबैलेंसिंग आपको करनी पड़ती है। बट अगर आपने बहुत तजुर्बेकार एक्सपीरियंस्ड फंड एडवाइजर से फंड्स चूज करवाए हुए हैं, तो शायद आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रीबैलेंसिंग की जरूरत ना पड़े। गॉट इट क्लियर? सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन कीप अ वॉच ऑन डेली NAV ऑफ द पर्टिकुलर फंड, जस्ट लाइक यू डेली वॉच द स्टॉक प्राइसेस। तो आपको पता लगेगा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी अच्छा पैसा दे पा रही है कि नहीं। तो मैनी अ टाइम तो फंड मैनेजर्स को भी पता होता है कि भाई सो एंड सो कंपनी की स्थिति नावाडोल है, ये भागने वाली है। आपके रीबैलेंसिंग से पहले ही वो आपका लगा हुआ पैसा वहां से निकाल के प्रॉफिटेबल वेंचर में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई जिन कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप पैसा लगा रहे हैं, जिन कंपनीज के स्टॉक्स में, वो कंपनीज का बिजनेस अच्छा है या नहीं। तो इस मार्केट में एजुकेशन से ज्यादा चिल्ड्रन काम आता है एक्सपीरियंस। गॉट इट क्लियर? जिन लोगों ने कोविड में मार्केट को देखा समझा और जो एक्सपीरियंस से वो डरे नहीं, रादर उन्होंने और पैसा लगाया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहते हैं, बट कुछ लोग डर गए। और खास करके अगर आप एनालाइज करें चिल्ड्रन, अप्रैल मई 2020 के पहले म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में कितना टर्नओवर था, कितने लोग पार्टिसिपेट करते थे, और आज कितने करते हैं, आसमान और जमीन में जितना गैप होता है उससे ज्यादा नंबर है ये। वाई? लोग खाली थे, कोई काम तो था नहीं, पिज्जा बनाया, रेसिपी ट्राई की, और एक काम बचा, चलो यूट्यूब चैनल पे स्टॉक मार्केटियर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको देखें। तो लोगों को कितना ज्ञान ऐसे ही मिलता रहा। तो लोगों को इंटरेस्ट जागा। 4 बार आप मेरी वीडियो देखेंगे, 4 बार आप देखेंगे नहीं रिटर्न तो है, सर के पोर्टफोलियो में भी रिटर्न है, चलो हम लगाते हैं। साल 2 साल आपने पैसा लगाया, आपको भी रिटर्न्स मिले। तो जिस बात को आप सपना समझते थे, अब वो अपना हो चुकी है। गॉट इट क्लियर? सपना अब अपना है। So if you're investing in bonds, you should be aware about bonds maturity, rate of interest and other elements. तो अगर आप यंग एज के हैं तो भाई बॉन्ड में तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट में रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती हैं? रेशियो एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट पे ऑफ। ये जो रेशियो एनालिसिस जैसी टेक्निक है, ये आपको क्लास 12th में अकाउंटेंसी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। बट इंडिया क्या, दुनिया में बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो फाइनेंस को इस चैप्टर में घुसेड़ देते हैं, बट मैं घुसेड़ दूंगा फाइनेंस को भी। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको फाइनेंशियली इस्तेमाल करना है। So you should keep an eye on how your investments changes depending upon the fluctuations in the market, economic issues and other factors. तो अगर आजकल हम देखें तो भाई इंडेक्स की वैल्यू, कभी मार्केट गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। अभी इंडिया में चाहे हम MP की बात करें, इन्वेस्टमेंट समिट वहां चल रहा है, अभी यूपी इन्वेस्टमेंट समिट अगले महीने स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें 80% सच्चाई है, 20% इज अ हॉट एयर बलून, हवा भरी हुई है इसके अंदर। बट इस हवा को दिखा दिखा के बाहर की कंट्रीज से इंडिया में पैसा आएगा, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वो जिन लोगों की जॉब्स लगेंगी, जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, जो पैसा कमाएंगे, वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो पिछले 10 साल से जो हमारे मन में एक डर है, फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा निकाल के भागता है तो मार्केट धड़ाम से
गिर जाती है, बेच बेच के भागते हैं वो लोग। 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉम्पोजिशन इंडियन मार्केट में जो आज 40% का है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है 5% से भी कम हो जाए। अगर 5% से कम ना हो, 40% रहे भी, तो इंडिया अच्छा इन्वेस्टमेंट हब बन जाएगा कि वो पैसा निकाल के दूसरी कंट्री में लगाने लायक होंगे ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अभी तो भाई चाइना है, यूएस कहता है हमारे यहाँ पैसा लगाओ, बट अगेन वो सब गैस के गुब्बारे हैं, उनके यहाँ रियल रिटर्न है ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? तो लोग पैसा जनरली निकाल के अब वहां नहीं ले जाएंगे। तो एफपीआई का जो डर था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, वो डर अब धीरे धीरे इंडिया में खत्म हो रहा है। तो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होती है, कहते हैं अरे स्टॉक मार्केट बेकार है, जब एफपीआई पैसा निकालेगा मार्केट बढ़ाम से नीचे गिर जाएगा। मैंने, क्यों एफपीआई हर दिन पैसा निकालेगा भाई? और आपको भी क्या उसी दिन पैसा निकालना है जब मार्केट गिरा रहेगा? गॉट इट क्लियर? स्टे इन्वेस्टेड, बल्कि जब मार्केट गिरे तो और खरीद लो, ताकि जब कल को फिर एफआईज आए और पैसा लगाएं, डिमांड बढ़े, स्टॉक्स खरीदें, तो मार्केट बढ़ेगा, उस दिन आप बेच लीजिएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए, तो मैंने किताब में पढ़ा था, व्हेन इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, धूप इतनी भयंकर हो कि एकदम समझ लीजिए आदमी उबल जाए, तब एक मार्केटियर को बाजार में निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय आप ही बाजार में होंगे और आपका कूड़ा भी सोने के दाम पे बिक जाएगा और दूसरा कोई बाजार में आएगा ही नहीं। क्योंकि सब क्या सोचे, बरसात है घर में बैठो, धूप है बाहर ना निकलो। क्या हमें इन बातों से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? So you can analyze your investments by looking at the financial statement of companies, see how they have performed. GVK Infra, किसी जमाने में इस कंपनी का शेयर 12 रुपए का था बच्चों, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3200 का था। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी बेटर है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। GVK इंफ्रा का बिजनेस दुनिया की 15 से 20 कंट्रीज में चलता है, और रिलायंस का बिजनेस तो सिर्फ इंडिया में चलता है। तो आपको किस इन्वेस्टमेंट में एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा? GVK इंफ्रा। समझ में आया कि नहीं? अब सर आपको इस कंपनी का नाम कैसे याद है? इसके दो रीजंस हैं। इस कंपनी के जो फाइनेंस हेड थे, वो आईआईएम में फाइनेंस के प्रोफेसर थे, तो कंपनी ने वहां से उनको उठा लिया कि यहाँ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, चलो हमारे यहाँ कुछ फाइनेंस मैनेज कर दो। प्लस वेरी क्लोज रिलेटिव, मेरी सो कॉल्ड फैमिली के रिलेटिव है, वो इस कंपनी के सो कॉल्ड सीईओ थे, उनका ऑफिस उस समय नेपाल में था। तो जीवीके इंफ्रा कंपनी आपके ये क्या कहते हैं, हाईवेज और वो जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल के, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का भी काम करती थी। तो आई वॉज क्लोजली अटैच विद दिस कंपनी कॉल्ड एज जीवीके एनर्जी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन सब में काम किया करते थे। तो शेयर था 12 रुपए का, बट बाजार में खूब भयंकर धूम मचाया हुआ था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो देखने में लगता है कि भाई 3200 वाली कंपनी का। सो एग्जाम्पल, जीवीके इंफ्रा वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। सबको ये बातें समझ में आ गई कि 12 रुपए वाला शेयर भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 3200 वाले अच्छे रिटर्न्स देगा। तो ऑलवेज यू नीड टू हैव अ ग्लांस लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए अकाउंटेंसी में बोला जाता है कि फाइनल अकाउंट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, सो दिस इज a brief reading to the content. You can develop a track record. आप एक go through करिए हमेशा कंपनीज के लिए कि कंपनी अपने बारे में क्या लिख रही है, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। और ये मत सोचिए कि भाई मेरे दोस्त ने पैसा इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में तो चलो मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। उसने अगर 15% का रिटर्न कमाया तो जरूरी नहीं कि आपको भी 15% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट का टाइम कुछ और रहा होगा, आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम कुछ और रहा होगा। उस दोस्त ने पैसा इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, और आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और दोनों लोग अपना पैसा यहाँ खाली करते हैं। तो दोस्त को तो यहां से यहां तक की ग्रोथ मिलेगी, बट आपको सिर्फ यहां तक की। हो सकता है इसकी ग्रोथ 25% की हो और आपकी मुश्किल से 5% की हो। तो आईटी कंपनीज में जिन लोगों ने 90s में पैसे लगाए, डबल ट्रिपल वारे न्यारे हो गए उनके, बट आज आईटी कंपनीज के उतने रिटर्न्स नहीं होते हैं। उस जमाने में 90s में गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडे दिया इन कंपनीज को कि अगले 10 साल तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अच्छे डिविडेंड दिए अपने शेयर होल्डर्स को। बट आज गवर्नमेंट ने वो स्कीम उनके ऊपर खत्म कर दी है। प्लस आज वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, उन्हें पब्लिक से और पैसे के अट्रैक्शन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो ज्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो
many a time it is said the time period from the beginning of the investment, that is when you pay out from your funds to buy an asset, till the time you receive your proceeds from sale of asset is termed as investment life cycle. ये जो आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल है. ए पॉइंट में कंपनी के रिटर्न्स ज्यादा नहीं थे, कॉस्ट बड़ी ज्यादा लगानी पड़ती थी. बी पॉइंट पे कंपनी की कॉस्टिंग बहुत कम हो गई. सी पॉइंट पे कंपनी की कॉस्टिंग और बढ़ने लग गई. तो आप मार्केट में तब एंट्री लीजिए जब मार्केट बन रहा हो. लैंड परचेज किया आपके पापा ने 25 साल पहले मोहल्ले में, और आज वहां का प्राइस 10 गुना हो चुका है. बट आज जो लैंड परचेज करेगा वो अगले 25 साल में जरूरी नहीं कि 10 टाइम्स ग्रो कर जाए. फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल. So every investor should monitor his investments from time of entry till the time of exit. तो at present अगर आप मेरे से पूछें सर आईटी कंपनी में पैसा लगाऊं कि ऑटोमोबाइल में, मैं आपको बोलूंगा कि आप सो कॉल्ड आईटी और ऑटोमोबाइल में पैसा ना लगा के टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पैसा लगाइए. लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि भाई आईटी भी सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटोमोबाइल भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. तो मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में अब हमारी कंट्री में ज्यादा ग्रोथ जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में है. अब मैन्युफैक्चरिंग में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है. जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीनरी ज्यादा आ गई, तो कंपनीज बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करती. बट टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में एलेक्सा आंटी का आना अभी बहुत दूर है, रोबोटिक्स का आना भी बहुत दूर है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? और अगर लोग कहें कि सर हम सो कॉल्ड मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल भी नहीं. इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो नेचुरोपैथी में इन्वेस्ट करिए. ये क्या है सर? ये एलोपैथी से भी ऊपर है, क्योंकि अब लोग इसमें बिलीव करने लग गए हैं. इसके लिए आपको बाबा रामदेव जी की कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो पतंजलि वालों का शेयर बाजार में आने दीजिए, उसको जरूर खरीदिएगा आने वाले टाइम में. So the time horizon varies across investments. Some may enter and exit within few minutes, hours, or within a day, while some may remain invested for years. मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है आईडीएफसी का. पहले 2.5 साल तो इसने कुछ रिटर्न्स दिए ही नहीं, और फर्स्ट नहीं, जीरो नहीं था, मतलब बहुत कम रिटर्न था, 7-8% वाला. पहले 6 महीने में तो मार्केट का पैसा मेरा जो इसमें लगा तो नीचे ही जा रहा था. बट अचानक से एज थर्ड ईयर क्रॉस चिल्ड्रन इसका रिटर्न 25% का हो गया. तो मैं अपने फंड एडवाइजर को बोलता था बेकार स्कीम है, हटाओ इसको, दूसरी पैसा लगाओ. कह रहा सर मेरे कहने पे 2-3 साल रुक जाइए फिर देखिएगा. अब हर हफ्ते फोन करके पूछता है सर पैसा वापस दिलवा दूं इसका. मैंने कहा पागल हो गया, इसमें तो और लगाओ पैसा. तो कह रहा है मैं आपको डे 1 से ही बता रहा था, ये जो वैल्यू फंड होता है ये पैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट, सो कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, इसमें लगता है. जहां पे प्लांट बनने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो इसलिए इसके रिटर्न आने 2-3 साल के बाद ही स्टार्ट होते हैं, और इतने आएंगे वो 2-3 साल जो नहीं मिला वो भी कवर हो जाए. जैसे आपके पापा ने रियल एस्टेट खरीदा, आप बहुत बार मना कर रहे थे पापा ये बेकार इन्वेस्टमेंट है, और फर्स्ट 4 इयर्स तो कोई ज्यादा गेन हुआ ही नहीं प्राइस का. आप पापा को ये बोलेंगे देखा मैं बोल रहा था, देखा मैं बोल रहा था. बट 20 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट सो कॉल्ड जो पापा ने 1 करोड़ का किया था चिल्ड्रन, ये हो गया 10 करोड़ का. तो स्टार्टिंग तो 4-5 साल ये कुछ नहीं बढ़ेगा, बट 7-8-10 साल में ये इतना बढ़ जाएगा कि वो 2-4 साल की जो लैग थी उसको भी देके जाएगा. तो रियल एस्टेट हर दूसरे दिन नहीं बढ़ता है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये बढ़ता है. जब एरिया का डेवलपमेंट होता है, वहां अगल बगल लोकेलिटी सेटअप होती है, लाइकवाइज. ओके, सो द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड यू अट्रैक्ट लेस टैक्स ऑल्सो. सर हाउ? मैंने आपको टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट क्लास में. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो इंडिया में लगता है वो हायर परसेंटेज है, इट इज 15.6%. और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, पहला 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर आपको सिर्फ 10.4 देना है. तो टैक्स में भी बचत होती है. क्यों गवर्नमेंट ऐसा काम करती है? भाई आपने पैसा ज्यादा देर लगाया, आपने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, तो चलिए हम टैक्स में आपको इतना डिस्काउंट देते हैं. और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो 10.4 लगने लग गया है, ये 1 अप्रैल 2018 से लगने लग गया है. नहीं तो पहले स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था ही नहीं. इसी लोग उसमें पैसा लगाते थे कि रिटर्न्स आर टैक्स फ्री.
जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी बहती गंगा में डुबकी मार लें। हाथ तो गवर्नमेंट धो ही रही थी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग। गॉट इट क्लियर? ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा कि भाई टैक्स प्लानिंग में लोग 3 बातें और पूछ लेते हैं मेरे से। टैक्स प्लानिंग तो पूछते ही पूछते हैं, एक पूछते हैं सर टैक्स एवेजन। तो मैं वही बोलता हूं भाई, अगर आपको भविष्य में रहना खाना पीना फ्री में चाहिए, हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी में, बिल्कुल टैक्स एवेजन करिए, सब फ्री रहेगा। सेंट्रल जेल, तिहाड़। गॉट इट क्लियर? एंड अगर आपको कुछ महीने बाद जेल से छूट के आना है तो टैक्स अवॉइडेंस कर लीजिए। गॉट इट क्लियर? तो टैक्स अवॉइडेंस एक तरह का लीगल टैक्स एवेजन होता है। तो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अच्छा टीचर मेरी तरह कभी नहीं बोलेगा कि टैक्स एवेजन या टैक्स अवॉइडेंस करिए, हमेशा टैक्स प्लानिंग करिए। बहुत तरीके हैं, आप कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार ने बहुत तरीके आपको दिए और अपना टैक्स बचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि आज 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद के घर में आपने रख लिया, 20 साल बाद ये 1 करोड़ का हो जाएगा। जब आज 1 लाख में ही मैनेज हो पा रहा है, कल को 1 करोड़ कैसे मैनेज करेंगे? और कहीं डिमोनेटाइजेशन आ गया तो सारा पैसा गंगा स्नान कराना पड़ेगा आपको। तो इंसान गंगा स्नान करे, ठीक है, पाप धुलते हैं। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, तो टैक्स प्लानिंग का जिक्र हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एंड हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग में सिंपल तरीका है, आपको आधार पैन चाहिए, तो लास्ट हमारे यही 2 टॉपिक्स होंगे चिल्ड्रन। ओके, हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग एंड टैक्स प्लानिंग। ठीक, एनी क्वेरीज टू एनीबडी?